नमस्कार दोस्तों, कैरियर विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल हमने कक्षा के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था और आज हम चलेंगे जातिवाचक संज्ञा की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको परिभाषा से कुछ बातें स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। हम चर्चा कर रहे थे व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, तीन पे चर्चा कर चुके थे हम। पहला था व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष। अगर जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध होता है तो उन्हें हम रखते हैं किनमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कल मैंने चर्चा करी थी, जैसे शब्द आ गया लड़का, शब्द क्या आया, लड़का। आपसे कुछ लड़का लड़का क्या है, तो लड़का का आप बोलेंगे साहब लड़का है जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल है, लड़का शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक बात है। लेकिन अगर इसी बात को लड़के का हम एक विशेष नाम, इसे पर्टिकुलर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पर्टिकुलर, इसे विशेष बना रहे हैं। जैसे हम इसे विशेष करेंगे, विशेष से तात्पर्य क्या है, विशेष से तात्पर्य है हम इसका कोई ना कोई नामकरण करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। जैसे मैंने नामकरण करा, इस लड़के का नाम मैंने रख दिया रमेश, और रमेश नाम रखते ही मैंने कहा कि ये अब क्या बन गया है, तो आप कहेंगे साहब अब यह बन चुकी है, बताइए कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक बात है। तो यहां पे देखिए व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैंने कल एक दो बातें और बताई थी। मैंने कहा हम अखबार, मैंने नाम लिखा था अखबार, याद है आपको, और अखबार मैंने पूछा कौन संज्ञा है, आपने कहा सर अखबार जातिवाचक है, क्योंकि अखबार में किसी एक अखबार विशेष का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन इस अखबार का मैं अब नाम रख देता हूँ। नाम रखा मैंने आपके सामने दैनिक भास्कर। क्या नाम रखा, दैनिक भास्कर अखबार। ठीक है, दैनिक भास्कर अखबार। अब बताइए इस अखबार का मैंने क्या कर दिया, नामकरण, और जैसे ही नामकरण करूंगा ये अखबार क्या बन गया, विशेष बन गया। ठीक है। स्थान विशेष मैंने चर्चा कर चुका था, नदी, नदी के आगे मैंने क्या लिख दिया, गंगा। अब गंगा नदी, बताइए क्या बन गया, स्थान विशेष, और स्थान विशेष का नाम करते ही हम इसे किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक बात है। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। साथ ही साथ मैंने एक विशेष बिंदु लिखवाया था। विशेष बिंदु में क्या लिखवाया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में बदलाव। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में बदलाव। ठीक है ना। अब देखिए इस भी मैं चर्चा कर चुका था, जब कोई संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराए, एक व्यक्तियों का नहीं, किसका बोध कराए, अनेक व्यक्तियों का बोध कराए, तो वह संज्ञा व्यक्तिवाचक से क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। साथ ही साथ मैंने एक और बात कही थी आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन रूप में प्रयुक्त होती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन बन जाती है तो ऐसे भी क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा। हम एक उदाहरण ले सकते हैं। हमने लिखा विभीषणों से बचो। ठीक है, क्या लिखा मैंने, विभीषणों से बचो। और आपसे पूछा विभीषण कौन सी संज्ञा है, तो सीधा सीधा आप कहेंगे विभीषण कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। भाई क्यों है, पहली बात तो विभीषण यहाँ पर क्या बन गया, बहुवचन, और बहुवचन बनते ही हम उसे किस में रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। दूसरी नंबर वाली बात कि विभीषण से बचो, यहाँ पे एक विभीषण की बात नहीं हो रही है, रामायण काल के विभीषण की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो जो घर का बेदी लंका ढाए, ये आपने कहावत सुनी होगी, अगर जो जो इस प्रकार का काम करेगा वो हमारी दृष्टि में क्या कहलाएगा, विभीषण कहलाएगा। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, यहाँ पे विभीषण नहीं, विभीषण के दोषों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। इस कारण विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं और हिंदी में हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। चलिए इस बात पे भी चर्चा हम कर लेते हैं कि कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा क्या है। मैंने कल आपको कहा था प्रत्येक शब्द में
उसका अर्थ छुपा हुआ होता है। ठीक है, जाति माने जाति, वाचक में धातु है वच, अक प्रत्यय लगा है, और किसका वाचन करेगा, उसके जाति का क्या करेगा, वह वाचन करेगा। तो सीधी सीधी अर्थ या सीधा सीधा अर्थ बोल सकते हैं कि जाति का वाचन कराने वाला शब्द। और देखिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा, पहले इस धरती पर 3 चीज़ें हैं, मैंने कहा धरती पर जो कुछ भी है वह सब शब्द क्या है, संज्ञा है। और 3 चीज़ें मौजूद है, व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ, तीनों की हमने कोई ना कोई अवस्था आपको देखने को मिलेगी आपको। तो ये सारी के सारी शब्द क्या है, संज्ञा। तो सबसे पहले जाति ही आई, जाति के बाद हमने उसे विशेष बनाया और भाव के अंतर्गत बाद में रखा। सबसे पहले क्या है, जाति के रूप में ही वे शब्द आए। तो देखिए परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, देखिए 3 बातें यहाँ पे भी आ गई है, प्राणी, वस्तु, स्थान। या तो प्राणी की बात करें या वस्तु की बात करें या स्थान की बात करें, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या उसके पूरे वर्ग का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या उसके पूरे वर्ग का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, वस्तु विशेष की बात नहीं हो रही है, स्थान विशेष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कॉमन की बात हो रही है, सारे व्यक्तियों की बात हो रही है, सारी वस्तुओं की बात हो रही है, सारे स्थान की क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं भाई। जैसे मनुष्य शब्द आया, मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, इसमें एक मनुष्य का बोध नहीं, जितने भी मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। एक मनुष्य का बोध नहीं हो रहा है कि मनुष्य में जितने भी संसार में 7 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व की, तो मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ जितने भी मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ठीक बात है। जैसे शब्द आया लड़की, लड़की अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी लड़की का मैं नामकरण यहाँ पे कर दूं, इस लड़की है, लड़की का मैंने नामकरण करा यहाँ पे सोना। क्या नाम करा हुआ, सोना। चलो सोना आपको पदार्थ नहीं दिख जाए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, सोना आपको पदार्थ नहीं दिख जाए तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लक्ष्मी कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस लड़की का नाम करा, बताइए क्या, लक्ष्मी। तो नामकरण करते किस्म चले गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और देखिए घोड़ा, घोड़ा कौन संज्ञा है, घोड़ा है आपके सामने जाति, जितने भी घोड़े उन सभी घोड़ों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। इस संसार में जितने भी घोड़े हैं, चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बताइए घोड़े का, घोड़ा शब्द है जो जातिवाचक है, जिसका हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाए तो क्या होगा, क्या होगा। देखिए इस घोड़े को हमें विशेष बनाना है, विशेष बनाने के लिए मैंने क्या करा, इस घोड़े का नामकरण कर दिया चेतक। क्या नामकरण करा, बताइए चेतक। जैसे ही मैंने इस घोड़े का नामकरण करा चेतक, ठीक है, तो अब बताइए विशेष बन गया नहीं बन गया। और विशेष होते ही मैंने कल आपको कहा था कि यदि विशेष कोई चीज हो जाती है और आंखें बंद करें, आंखों के सामने उसकी तस्वीर स्पष्ट रूप से क्या आ जाएगी, नजर आने लगेगी। यही बात हम चर्चा यहाँ पे भी कर रहे हैं कि चेतक नाम लगते ही, चेतक नाम बोलते ही चेतक की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ गई, क्योंकि इस घोड़े को मैंने अब क्या बना दिया, विशेष। क्या बना दिया, विशेष। ठीक बात है। 18 जून 1576 के अंदर जब हल्दी घाटी गई दुवाता, तो उसमें महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। ठीक है, ठीक बात है। उसी प्रकार देखिए लड़का, लड़की, यहाँ पे आ गया बच्चा। बच्चा शब्द भी क्या है, जातिवाचक। जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। उन सभी बच्चों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। और उन बच्चों का जब नामकरण कर देते हैं तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। गिलहरी, आपके दिमाग में बात आने सर गिलहरी क्या है, गिलहरी क्या है, तो गिलहरी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें पूरे संसार में जितने प्रकार की गिलहरी है, सभी गिलहरियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। लेकिन जब आपने महादेवी वर्मा का एक पाठ पढ़ा होगा, मेरा परिवार, संस्मरण है, ठीक है, तो मेरा परिवार में गिलहरी थी। इस गिलहरी का नाम था गिल्लू। 9th क्लास की कक्षा में एक पाठ भी था गिल्लू। जैसे मैंने कहा गिल्लू, अब गिल्लू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नामकरण कर दिया।
गिल्लू क्या कर दिया मैंने, नामकरण कर दिया। जैसे ही मैंने नामकरण करा गिलहरी का, बताइए हम उसे किस में रखेंगे, उसे हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मैं बार बार कह रहा हूं, आप जब उसे पर्टिकुलर बना देंगे किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को, तो उसे सीधा सीधा किस में रख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। शब्द आया कुत्ता। अब कुत्ता क्या है, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है। सभी कुत्तों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जितने भी कुत्ते हैं सब कुत्तों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ठीक बात है। लेकिन जैसे आपको मान लो घर के अंदर कुत्ता है, ठीक है, अब ना मोती कम, तो जैसे ही मोती आपने कहा तो मोती दौड़ता हुआ आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपने उस कुत्ते का क्या कर दिया है, नामकरण कर दिया है। नामकरण करते किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। पुस्तक, जितनी पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों को क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जब मैंने इस पुस्तक का नामकरण कर दिया, क्षितिज हिंदी की कक्षा 10 की या 9वीं की और 10वीं की दोनों पुस्तक में नाम था क्षितिज। क्षितिज नामकरण करते किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कुर्सी शब्द आया, देखिए कुर्सी। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा साहब कुर्सी देना, तो उसने कहा कौन सी दूं, नीलकमल कुर्सी दूं, सेलो की कुर्सी दूं, और भी इतनी कंपनियां हैं उनकी कुर्सियों के नाम गिना सकता है आपको। लेकिन आपके दिमाग में आया नहीं मुझे सेलो की कुर्सी चाहिए, तो सेलो की कुर्सी नामकरण करते ही किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आप प्रत्येक चीज का जब भी नामकरण करेंगे, उसे पर्टिकुलर बनाएंगे, तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पंखा, मैं आपको कल भी बता चुका था। पंखा, आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा पंखा दिखाओ, उसने कहा कौन सा पंखा दिखाऊं, उषा का पंखा दिखाऊं, ओरिएंट का पंखा दिखाऊं, खेतान का पंखा दिखाऊं। आपने कहा साहब मुझे तो उषा का पंखा चाहिए, तो उषा पंखा किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अखबार, अभी भी ने कहा। नदी, जैसे गंगा नदी। भवन, अब भवन में क्या हो रहा है, सभी भवनों का बोध हो रहा है। भवन में सभी भवनों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ठीक बात है, उसमें एक चीज तो आई नहीं, एक चीज तो आई नहीं। जितने भी भवन है उन सब भवनों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ठीक बात है। लेकिन जैसे ही मैंने इस भवन का नाम रखा, ये भवन आपके सामने आ गया, और इस भवन का मैंने नाम रखा, बताइए राम भवन। क्या नाम रखा, राम भवन। क्या नाम रखा, राम भवन। अब बताइए, राम भवन नाम करते ही मैं इसे किस में रखूंगा, मैं इसमें रखूंगा इसे वो का वो ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक बात है, क्योंकि मैंने अब अपने भवन को क्या बना दिया, पर्टिकुलर। मैंने कहा राम भवन जाना है, तो आप राम भवन ही जाओगे, श्याम भवन नहीं जाओगे, क्योंकि आपने राम भवन, उस भवन को क्या बना दिया है, पर्टिकुलर बना दिया है। शहर, बताइए शहर, सभी शहरों का बोध हो रहा है। अजमेर, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अजमेर नाम लेते अजमेर शहर का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। कस्बा, जितने भी कस्बे सभी कस्बों का बोध रहा है। देश, ठीक है, जितने भी देश हैं उन सभी देशों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। गांव, जितने भी गांव हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी राज्य हैं, जितनी भी तहसील है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध नहीं करा रहे, उसके पूरे वर्ग या समुदाय का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। जब वर्ग या समुदाय का बोध करा रहे हैं, तो उसे आप किस में रखेंगे, उसे आप रखेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे मैंने लिख दिया मोर यहाँ पे, और आपसे पूछे भाई मोर क्या है, तो मोर क्या है, मोर भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक मोर का बोध, जितने भी मोर है सब मोरों का बोध हो रहा है। ठीक है, और देखिए हाथी, एक शब्द आ गया हाथी, और आपसे पूछे हाथी क्या है, तो हाथी क्या है भाई, हाथी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें एक हाथी का बोध नहीं हो रहा है। जब युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, लूणा, गजराज। ठीक है, इस प्रकार के हाथी के नाम थे। बाद में अकबर की सेना ने उसे बंदी बना लिया, पीर प्रसाद फिर नाम रख दिया गया था। तो देखिए, जब उसने नामकरण कर दिया तो उसके पर्टिकुलर विशेष बन गया, जबकि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, राम प्रसाद। इसी प्रकार हाथी आ गया यहाँ पे, घोड़ा हमने लिखी दी यहाँ पे, कितनी शब्द हैं, सैकड़ों। ठीक है, यहाँ पे हमने एक दो शब्द और एक्स्ट्रा लिख दिए। तो यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए, जाति व संज्ञा में उसके पूरे वर्ग या समुदाय का क्या होता है, बोध होता है, किसी पर्टिकुलर चीज का बोध नहीं होता है। ठीक है, आप सबको ईश्वर, ईश्वर शब्द क्या है, तो ईश्वर शब्द क्या है, जातिवाचक ही है।
ठीक है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात तो नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर जितने भी अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत या अलग अलग धर्म हैं, उन धर्म के संप्रदाय मतों को मानने वाले अपने अपने ईश्वर को अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। तो ईश्वर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर। अब देखिए आगे, मैंने आपको पहले ही जब कक्षा में पढ़ा चुका था कि जाति और संज्ञा के दो उपभेद किए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद किए जाते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ऐसा आप सभी को क्या है, पता है। क्यों उपभेद किए जाते हैं, मैंने आपको कल चर्चा की थी कि यहां से मैं नए शब्द लिख रहा हूं, इस बात को थोड़ा समझना आप, जो मैं बात कहना चाहता हूं। देखिए जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद किए जाते हैं, दो उपभेद किए जाते हैं। ये शब्द तो है ही, ये शब्द तो है ही। इसके अलावा जैसे अगर मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, लकड़ी शब्द आ गया, क्या आ गया, लकड़ी। अब लकड़ी शब्द आते ही दिमाग में जितनी भी लकड़ियां हैं उन सभी लकड़ियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जब मैं इस लकड़ी का नामकरण कर दूंगा, शीशम की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, नामकरण करते ही, ठीक है, तो इसे हम किस में रखेंगे, इसे हम रख सकते हैं, बताइए किस में, इसे हम रख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, है ना। लकड़ी आ गया, सोना आ गया, सोने का भी नामकरण कर सकते हैं। अभी नामकरण, सोना भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जितने भी सोने के प्रकार हैं उन सभी सोने के प्रकारों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। चांदी, ठीक है। एक शब्द आया लोहा, शब्द क्या आया, लोहा, और लोहे अभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक बात है, लोहा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सभी प्रकार के लोहा का बोध हो रहा है। लेकिन जब इस लोहे को मैं पिघलाकर सरिया बना दिया और सरिया का मैं नाम कामधेनु सरिया, तो बताइए कामधेनु सरिया किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि अब मैं इस लोहे का क्या कर चुका हूँ, नामकरण कर चुका हूँ। लोहे के बाद लकड़ी हो गया, सोना, चांदी, लोहा, दूध। इसको देखिए, दूध शब्द आ गया आपके सामने, और आपसे वो दूध क्या है, तो दूध भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सही प्रकार के दूध का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। लेकिन जब इस दूध का आप नामकरण कर दें, सरस दूध, तो आप किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अमूल दूध किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पायस दूध किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कई शब्द हैं, ठीक है, दूध हो गया। इसी प्रकार शब्द आ गया सेना। मैंने कहा सेना शब्द कौन सी है, सेना भी जातिवाचक है। लेकिन जब इस सेना का पर्टिकुलर नाम कर देंगे, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, ये सेना का नामकरण करते किस में जाएगा, इस सेना का नामकरण करते किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, मंडल, ठीक है, समिति। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, अभी 2 मिनट रुकिए। कक्षा, ये सब क्या है, ये सब है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कक्षा में सभी कक्षाओं का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इस क्लास का नामकरण कर दिया, केरी विजन कक्षाएं या केरी विजन क्लासेस, तो बताइए नामकरण करते किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समिति, समिति का नामकरण कर दो, जय अम्बे मां समिति, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मंडल, ठीक है, वीर तेजा मंडल, नामकरण कर दो, किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो भाई ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द किसमें जा रहे थे, ये सारे के सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते थे। किसमें आते थे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते थे। अब देखिए, जब जातीय संज्ञा के अंतर्गत ही आते थे तो क्या हुआ कि इसके अंदर संख्या लगातार बढ़ने लगी। इसमें ढेरों शब्द आ गए। मैंने कहा पहले कोई शब्द आया तो जाति के अंतर्गत ही आया, तो ढेरों शब्द आने लग गए। तो हमने क्या करा, इस ढेरों शब्द का क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने इसके 2 वर्ग बना दिए। और वर्ग कौन से बनाए, वर्ग 2 बनाए। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूह या समुदायवाचक संज्ञा, क्योंकि इस जातिवाचक संज्ञा में ढेरों शब्द आ गए। फिर उनको पहचानने में हमें थोड़ी कठिनाई होने लगी, क्योंकि कुछ शब्द अपना अलग ही अर्थ रखते थे और कुछ शब्द अपना अलग ही रख सकते थे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जितने ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में रखे गए। क्यों रखे गए, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर उन शब्दों को, उन
शब्दों को, उन चीज़ों को, वस्तु स्थान को रखा जाने लगा जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। जैसे लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, दूध, इनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। इसी प्रकार हमने इनको किस में रखा? हमने इनको समूह या समुदायवाचक में रखा, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं इसमें किसी समूह या समुदाय का क्या होता है? बोध होता है। तो सबसे पहले तो जाति में ही है, जाति के ही दो उपभेद किए, बताइए कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इनमें से ही कई शब्द आएंगे, ठीक है, इनमें से ही कई शब्द आएंगे। किसके अंदर अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के से ही समूह या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द आएंगे। कैसे आएंगे उसके लिए परिभाषा जान लेते हैं। अब देखिए यहां पे उदाहरण दे दिया हम, पहले वाली बात समझ में आ चुकी है आपको। देखिए गाय घरेलू पशु है, आपसे पूछा जाए बताइए गाय घरेलू पशु है, इस वाक्य में कौन कौन से शब्द हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं? तो आप क्या बताएंगे? सब गाय और पशु, ये दो शब्द हैं, ये दो शब्द इंडिकेट कर रहे हैं किसको? बताइए जातिवाचक संज्ञा को। ये दो शब्द इंडिकेट कर रहे हैं, बताइए किसको? जातिवाचक संज्ञा को। क्यों? गाय का नामकरण कर दो। मैंने भी कहा कि महादेव वर्मा का एक पाठ था मेरा परिवार, इसमें गाय था, बिल्ली थी, हिरण थी, गाय का नाम था गौरा। तो अब जैसे आपकी गाय है, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की, बहुत सुंदर कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी, जिसमें मनुष्य और जानवर के बीच में प्रेम जो है उसको दर्शाया गया है। तो दो बैलों की कथा, उसमें दो बैलों का नाम था हीरा मोती। जैसे नामकरण करा हीरा मोती, किसमें रखें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक बात है। लेकिन और पशु भी क्या? जातिवाचक। अगर आपसे पूछे ये घरेलू शब्द क्या है, तो घरेलू शब्द क्या है? बताइए विशेषण। घरेलू शब्द क्या है? विशेषण, ठीक है, घर में पाला जाता है, ठीक है। घरेलू शब्द क्या है? विशेषण। चलिए घरेलू शब्द का अगर विलोम शब्द पूछा जाए आपसे, मैं ऐसे प्रश्न पूछता हूं, घरेलू शब्द का विलोम, तो घरेलू शब्द का विलोम क्या हो गया? वन्य। वन्य से तात्पर्य क्या है? वन में रहने वाले, एक तो घर में रहने वाले। लेकिन अगर शब्द आ जाए जंगली, और जंगली शब्द का विलोम क्या है? तो जंगली शब्द का विलोम क्या है? पालतू। कुछ बातें, ढेरों बातें मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, तो ये सारी बातें आपको बीच बीच में जानने को मिलती रहेगी। घरेलू शब्द क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार मनुष्य को सदैव सदाचारी होना चाहिए। किसको? मनुष्य को सदैव क्या होना चाहिए? सदाचारी होना चाहिए। मेरा प्रश्न वो का वही, बताइए इस वाले वाक्य में कौन से शब्द हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहे हैं? तो आप केवल किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे? मनुष्य के नीचे। मनुष्य शब्द यहाँ जातिवाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। गलियों में कुत्ते बहुत भौंकते हैं। गलियां, सभी गलियों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। सभी गलियों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। लेकिन इस गली का नामकरण कर दूं मैं, अनार वाली गली, ठीक है, अनार वाली गली। अब जैसे ही मैंने अनार वाली गली नामकरण करा, तो बताइए इस गली का मैंने क्या कर दिया? नामकरण। किस में रख सकता हूं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसको फिर मैं रख सकता हूं। कुत्ते क्या है? कुत्ते, कुत्ते भी जातिवाचक संज्ञा ही है। शेर क्या है? बोलो, मांसाहारी है, ठीक है। शेर क्या है? मांसाहारी पशु है, मांसाहारी पशु है। मैंने पूछा मांसाहारी क्या है, तो मांसाहारी तो शेर की क्या कर रहा है? विशेषता प्रकट कर रहा है। यानी मांसाहारी शब्द अपने आप में क्या है? मांसाहारी शब्द अपने आप में विशेषण है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने अपनी बात को बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी हमने समझा इस वाली स्लाइड के अंदर कि इस जातिवाचक संज्ञा में ढेरों शब्द आ गए, और जब ढेरों शब्द आ गए तो हमें उन शब्दों को पहचानने में क्या आने लगी? दिक्कत आने लगी। तो हमने उन जातिवाचक संज्ञा के ढेरों शब्द को दो भागों में क्लासिफिकेशन करा। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूह या समुदायवाचक संज्ञा। अब इस बात को समझे, कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के दो भेद किए हैं। तो पहली जो कक्षा थी संज्ञा की, उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि संज्ञा के मुख्यतः तीन ही भेद होते हैं।
लेकिन अर्थ के आधार पर कितने भेद बताए गए हैं? 5। पहला कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव से ही द्रव्य बना है, शब्द क्या आया? द्रव, और द्रव के अंदर हमने एक प्रत्यय जोड़ा, बताइए कौन सा? ये। तो द्रव से क्या बना है? द्रव्य। द्रव का मतलब क्या होता है? तरल। ये तरल पदार्थ, तरल पदार्थ से कोई भी पदार्थ बन रहा है जिसकी अवस्था भले तरल ही हो या ठोस हो, तो वो सारे के सारे शब्द किस में आएंगे? द्रव्य के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक बात है। जैसे कि मान लीजिए दूध, दूध क्या है? द्रव है, वो भी द्रव्य है, लेकिन दूध से क्या मक्खन, पनीर, घी, बहुत सारी चीज बनती है, वो सारी की सारी किस में आएगी? द्रव्य के अंतर्गत ही गिनी जाती है। चलिए एक एक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत अच्छी तरह इस बात को समझना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? सबसे पहले हमने गिना था जातिवाचक संज्ञा में, मैंने पहले ही बता रहा हूं, लेकिन जब इसके अंदर ढेरों शब्द आ गए तो हमने इसका एक विविधीकरण करा। कौन सा विविधीकरण करा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहती है परिभाषा? कि जिन संज्ञा शब्दों से नाप, तोल, माप, क्या हो सकता है? नाप, तोल, माप। भाई नाप का मतलब क्या होता है? नाप का मतलब होता है नापना। ठीक है, तोल का मतलब क्या होता है? तोलना। और माप का मतलब क्या होता है? मापना। तो तोलना तो अधिकतर सभी को पता है, नाप और माप में थोड़ा सा क्या होता है? दिक्कत आती है, तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब बताइए नाप, नाप जैसे कपड़ा, आपसे पूछे कपड़ा शब्द क्या है, तो कपड़ा शब्द पहली बार तो जातिवाचक संज्ञा में, पहली बात तो क्या है? जाति। सभी कपड़ों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। लेकिन जब इस कपड़े का मैं पर्टिकुलर नामकरण कर दूं, रेमेंट्स का कपड़ा, रेमेंट्स कपड़ा, जैसे ही मैंने नामकरण करा, किस में रख सकता हूं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी को? अब यहाँ पे हम आते हैं, मैंने इस कपड़े को किस में रख रहा हूँ? जातिवाचक संज्ञा में। क्यों? क्योंकि कपड़ा क्या होता है? नापने के काम आता है। कपड़े को मीटर एक से क्या होता है? इंची टेप से क्या होता है? मीटर या इंच में क्या होता है? नापा जाता है। तो नाप मतलब नापना। तोल का मतलब क्या होता है? तोलना। ठोस पदार्थों को हमेशा क्या होता है? तोला जाता है। जैसे लोहा शब्द आ गया, लोहा है क्या? तोलने के काम आता है। सोना चांदी सब क्या? तोलने का काम। तांबा क्या? तोलने का काम आता है। तो क्लियर है ये वाली बात भी आपको? लोहा शब्द क्या है? लोहा शब्द अपने आप में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसे अभी हम किस में रख रहे हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में, क्योंकि यहाँ पे तोलने का काम भी लोहा करता है। माप का मतलब क्या होता है? मापना। जैसे दूध, दूध को हमेशा क्या होता है? मापा जाता है। तो मापन के लिए इकाइयां बनी हुई होती है। ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इनकी इकाइयां बनी होती है। क्लियर? तो पहली परिभाषा क्या हो गई? कि जिन संज्ञा शब्दों से नाप, तोल, माप वाली वस्तुओं का बोध हो तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहली परिभाषा स्पष्ट हो गई है कि जिन संज्ञा शब्दों से आपके अगर सामने नापने या मापने या तोलने संबंधी अगर ये शब्द आ जाए, जिनको नापा जाता है, मापा जाता है, तोला जाता है, तो उससे आप सीधा सीधा किस में रखेंगे? तो उससे आप सीधा सीधा रखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ चुकी है? पहली परिभाषा। ठीक है, अब देखिए इसी परिभाषा को मैं एक और तरीके से व्यक्त करता हूं। ठीक है, मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? कि जिन संज्ञा शब्दों से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। शायद मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने क्या कहा? जिन संज्ञा शब्दों से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके उन्हें भी क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात को समझा रहा हूँ। और देखिए आपके दिमाग में बात है, सर क्या ऐसा क्या? जैसे कपड़ा, बताइए कपड़ा से आप क्या क्या बना सकते हैं? कपड़े से आप पैंट है, शर्ट है, चड्डी है, बनियान है, जितने भी शरीर पे धारण करने वाले चीज़ है वो सारी की सारी चीज़ किससे बनती है? कपड़े से।
तो कपड़े को हम किस में रख सकते हैं, द्रव्य संज्ञा में, परिभाषा स्पष्ट है। लोहा, लोहे से आप क्या क्या बना सकते हैं, खिड़की है, दरवाजे हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें बनी हुई है अधिकतर चीजें किनसे बनी है, लोहों से बनी। लोहों से जितनी भी निर्मित चीज है वो सारी की सारी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। कि लोहे से हम बहुत सारी चीजें क्या है, बना सकते हैं। क्लियर हो रही वाली बात, लोहे से हम बहुत सारी चीजें क्या है, बना सकते हैं। तो जिनसे कि लोहा भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, इससे निर्मित चीज भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें क्या है, बना सकते हैं। इसी प्रकार है दूध, दूध भी क्या है, दूध भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा क्या बोले, जिन संज्ञा शब्दों से कोई दूसरी वस्तु बना सके। भाई दूध से क्या क्या नहीं बन सकता, दूध से तो सब कुछ बन सकता है। दूध से तो आप घी, मक्खन, ठीक है, पनीर, ये सारा चीज़ें किनसे बनती है, ये सारी की सारी चीज़ें दूध से ही क्या होती है, निर्मित होती है। तो शायद आपको पहली परिभाषा में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और दूसरी परिभाषा में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों परिभाषा अपने आप में द्रव्यवाचक संज्ञा को संतुष्ट करने के लिए, परिभाषित करने के लिए अच्छी प्रकार से समझाई गई है। ठीक है, तो पहली परिभाषा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड परिभाषा में भी आपको शायद कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लिखा है, सीधे तरीके से आपको बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात समझ में आ चुकी होगी। तीसरी परिभाषा क्या, इसको जरा समझे कि जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से उन सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे उस वस्तु का निर्माण हुआ है, तो उन्हें भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, या तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको अपनी बात को बहुत समझना है, थोड़ा ध्यान लगाने की बात है कि जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे उस वस्तु का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। मैंने कहा एक शब्द आ गया मटका, और आपसे पूछे मटका, ठीक है, चुकलिया छोटा सा होता है, मटका बड़ा होता है। ये मटका शब्द क्या है, तो आप बोलेंगे मटका शब्द तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मटका शब्द बना तो बना किससे, मटका बना किससे, बना शब्द, मटका शब्द बना है मिट्टी से, मिट्टी से। और मिट्टी क्या है, मिट्टी है साहब, मिट्टी है साहब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इस बात को समझें, अभी अभी मैंने कहा जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो, कौन सी सामग्री है, मिट्टी, जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध है जिससे उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो बताइए मिट्टी से आपने क्या बना दिया, मटका, मिट्टी से आपने क्या बनाया, कुल्हड़, मिट्टी से आप क्या बनाएंगे, दिए। ये सारे के सारे क्या हैं, जाति व संज्ञा के अंतर्गत ही रखे जाएंगे, क्योंकि मिट्टी से ही इन सबका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो यानी मिट्टी तो क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन मटका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो तीनों परिभाषा अपने आप में एक से बढ़कर एक है। आपको तो अगर नहीं भी बात समझ में आती है तो आप एक परिभाषा याद कर सकते हैं जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से नाप, तोल, माप वाली वस्तुओं का क्या हो, बोध हो, यानी नापना, मापना, तोलने संबंधी अगर बातें होती है तो आप उसे किसमें रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। दूसरी परिभाषा क्या कहती है, जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके उन्हें किसमें रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। या हम बोल सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से सामग्री या पदार्थ का बोध हो, जिन संज्ञा सामग्री या पदार्थ कौन सी बनी बताइए, मटका। जैसे कि मान लीजिए मैंने बनाई मिठाई, मिठाई कौन संज्ञा है, मिठाई है साहब जातिवाचक संज्ञा। ये मिठाई शब्द किससे बनी है, मावे से, मावे से बहुत सारी चीजें बन सकती है, तो मावा किस में रखेंगे, मावा तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इससे निर्माण किसका हुआ बताइए, मिठाई का। और मिठाई किस में रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि मिठाई एक तरीके से क्या आती है, तोलने के भी काम आ सकती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत हो ना कि जातीय द्रव्य में अंतर है, दोनों का मतलब एक ही है। ये तो हमने उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए उनका क्या कर दिया है, नामकरण कर दिया है। चलिए इस बात को अभी और अच्छी तरह समझाते हैं। तो जैसे लोहा शब्द आ गया, और लोहा क्या होता है, तोलने के काम आता है, पहली बात। अच्छा, लोहे से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। लोहे से किन किन वस्तु बनाई, से लोहे से मैंने खिड़की बनाई, तो खिड़की तक क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा।
और लोहा क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि खिड़की का निर्माण किससे हुआ है, लोहे से मिलकर ही हुआ है। सोना देखिए शब्द आप, जातिवाचक संज्ञा। पहली बात तो पहली परिभाषा क्या, सोना किसके काम आता है भैया, तोलने के काम आता है। सोने से आप क्या बनाते हैं, सोना से भिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते हैं। दूसरी परिभाषा हो गई। अच्छा मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए चेन, अंगूठी, अंगूठी मान लीजिए, अंगूठी शब्द क्या है, जाति व संज्ञा। अंगूठी शब्द क्या है, जाति व संज्ञा। अंगूठी का निर्माण किससे हुआ है, सोने से हुआ है। सोना तो द्रव्यवाचक, अंगूठी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हो रही बात, दोनों का मतलब एक ही है। चांदी इसी प्रकार, चांदी देखिए, चांदी शब्द क्या है, चांदी भी जाति व संज्ञा के अंतर्गत ही रखी जाएगी। जाति में भी कौन सा भेद है, द्रव्य संज्ञा। दूध, दूध से आप क्या नहीं बना सकते, सब कुछ बना सकते हैं। अगर मैं घी की संज्ञा, तो घी आप बोलेंगे घी से द्रव्यवाचक संज्ञा है। मक्खन क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। पनीर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये सारे के सारे द्रव्य संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। दही शब्द आ गया, छाछ शब्द आ गया, ये सब किनसे निर्माण हुआ है, दूध से ही इनका क्या हुआ, निर्माण। तेल, अब देखिए तेल, तेल कौन संज्ञा है, तेल किसके काम आता है, तेल भैया लीटर में भी और तोलने के भी काम आता है। ठीक है, अगर तोलने की होता तो 1 किलो तेल देना। ठीक है, इसी प्रकार दूध के लिए भी हम किलो के अंदर या 500 लीटर 500 मिलीलीटर के अंदर इसका मापन होता है। ठीक है, तेल, अब तेल का नामकरण करें, धारा तेल, फॉर्चून तेल, इंजन तेल। देखिए नामकरण कर रहे हैं, नामकरण करते ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वैसे तेल क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और जाति में भी कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मिट्टी, अभी मैंने समझाई मिट्टी। ठीक है, सब्जी, जितनी भी सब्जियां हैं सारी की सारी सब्जियां क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा में ही आती है। जाति में भी कौन सा भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। फल, जितने भी फल हैं, आम है, चीकू है, अनार है, पपीता है, सारे के सारे जाति व संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जब उनका पर्टिकुलर नामकरण कर दिया जाएगा तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अन्न, दाल, ठीक है, दाल का नामकरण कर दिया, जितनी भी दाल है, मूंग की दाल। ठीक है, तो यहाँ पे मूंग की दाल पर्टिकुलर बन गई है, पर्टिकुलर का बन गया है तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, हवा, हवा भी क्या है, हवा भी भाई साहब के सामने द्रव्यवाचक संज्ञा ही है। दिमाग में बात आनी चाहिए सर, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, क्यों है, क्योंकि हवा क्या होती है, हवा को मापा जाता है। ठीक है, हवा क्या आती है, मापन के लिए काम आती है। हवा के भेद होते हैं, हवाएं चलती, व्यापारिक हवाएं। ठीक है, जब हम हवा ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं तो व्यापारिक हवाएं नामकरण कर दिया जाता है। व्यापारिक हवाएं नामकरण करते किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अब देखिए तीनों परिभाषा स्पष्ट कर दी, कई सारे उदाहरण आपके सामने आ गए। अगर आपके सामने प्रश्न इस प्रकार का आए, प्रश्न इस प्रकार का आए कि आपके सामने मैंने लिख दिया दूध, दूध शब्द कौन सी संज्ञा है, दूध शब्द कौन सी संज्ञा, पहला लिखा हो आपके सामने मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा। पहला क्या लिखा हो, मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आपके सामने लिखा हो द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा मान लीजिए आपके सामने लिखा हो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और चौथा आपके सामने लिखा हो मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, या मान लीजिए हम इनमें से कोई नहीं के लिख देते व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बताइए आपसे हमें प्रश्न आया, ये प्रश्न आपके सामने कि भाई दूध शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए यहाँ पे जाति भी है और द्रव्य भी है, लेकिन आपको पता है
दूध जाति व संज्ञा का नहीं, सही प्रकार के दूध का बोध तो हो रहा है, क्योंकि द्रव्य में हमने पढ़ा कि द्रव दूध क्या होता है, दूध भैया माप के लिए भी काम आता है, दूध से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। तीसरी परिभाषा स्पष्ट थी, ठीक है। तीसरी परिभाषा क्या बोल रही थी कि उस सामग्री पदार्थ का बोध जिनसे उसका निर्माण हुआ। तो देखिए अगर दोनों आ जाए तो दोनों आ जाए, जातिवाचक भी आ जाए, क्या आ जाए, जातिवाचक भी आ जाए और द्रव्यवाचक भी आ जाए, तो आपको राइट किसको करना है, राइट करना है द्रव्यवाचक संज्ञा को। अगर दोनों आ जाए तो मूल पे जाइए, मूल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार का होता, लेकिन प्रश्न अगर इस प्रकार का होता कि यहाँ पे जाति व संज्ञा नहीं दे रखी होती, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा बोलो नहीं दे रखी होती, ये यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। केवल क्या होता है, केवल 3 ही होते हैं, कौन कौन से, जाति, भाव और व्यक्ति। फिर आपसे पूछा कि दूध शब्द कौन संज्ञा है, तो फिर आप राइट किसको करते, फिर आप राइट करते जातिवाचक संज्ञा को। क्या मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है कि मैंने कहा दूध शब्द आ जाए, दोनों हो तो मूल पे जाना, मूल कौन सा, द्रव्य। और अगर दूध द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होता, केवल जाति, व्यक्ति और भाव होता, तो किसमें हम राइट करेंगे, जातिवाचक संज्ञा को ही राइट करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे। 2 उदाहरण भी हमने दे रखे हैं, 2 उदाहरण समझे। पहला क्या है, चांदी से सोना क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है। बताइए चांदी कौन संज्ञा है, चांदी सबसे पहले है हम रखेंगे इस चांदी को जातिवाचक संज्ञा में, किसमें रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ हम इसे किसमें रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ हम इसे किसमें रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार सोना शब्द आ गया, सोना शब्द से भी आप पूछेंगे तो इसे भी हम पहले रखेंगे, बताइए किसमें, जातिवाचक से, और जाति के बाद किसमें रखेंगे इसे, द्रव्यवाचक में। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है आपको। सबसे पहले उसकी जाति की पहचान होगी, जाति के बाद उसके भेदीकरण की बात होगी, अगर कोई उपभेद है तो उपभेद को गिना जाएगा। यहाँ पे देखिए सोना बहुत चमकीला, लोहा क्या है, मजबूत। आपसे पूछे सोना क्या है, तो सोना क्या है, वो का वही क्या है, जाति व संज्ञा। जाति में भी कौन सा है, द्रव्यवाचक। इसी प्रकार लोहा पूछे तो लोहा भी क्या है, जातिवाचक। जाति में भी कौन सा है बताइए, द्रव्यवाचक। कोई दिक्कत है भाई, नहीं है ना, बहुत सिंपल सी बात है। जाति का ही उपभेद है तो सबसे पहले उसकी जाति में उसको गिना जाएगा, जाति के बाद उसका भेदीकरण है तो उसमें उसको गिना जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे। इसका दूसरा उपभेदीकरण क्या है, दूसरा उपभेदीकरण है इसका, दूसरा उपभेदीकरण है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है कि समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समूह का बोध होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले तो वही जाति में गिना जाएगा, जाति के बाद समूह या समुदायवाचक संज्ञा बनेगा। परिभाषा क्या कहती है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर, एक व्यक्ति के वाचक न होकर उसके पूरे समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, तो उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इस बात को भी समझें, यहाँ पे चर्चा हो रही है किसी एक व्यक्ति के वाचक नहीं होंगे, उसके पूरे समूह या समुदाय के क्या होंगे, वाचक होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए एक शब्द आया, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे शब्द लिख दिया मेला, शब्द क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मेला। और आपसे पूछे मेला शब्द कौन संज्ञा है, तो मेला शब्द पहले कौन सी है बताइए, जातिवाचक है। बिल्कुल, क्योंकि मेले में सभी मेलों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। मेले शब्द में क्या हो रहा है, सभी मेलों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। मेले शब्द में सही मेलों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। यदि मैं इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाऊं तो व्यक्तिवाचक बनाने के लिए मैंने इसके आगे नाम कर दिया, बताइए कौन सा मेला, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला नामकरण करते किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक में। ये वाली बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मेले को मैं समूह या समुदायवाचक में क्यों रखूं, क्योंकि मेले शब्द के अंदर एक व्यक्ति का वाचक नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और कहे कि मेला भर गया साहब, नहीं,
एक व्यक्ति से तो मेला नहीं भर सकता है भैया। मेले के अंदर तो भैया हजारों की क्या होनी चाहिए, भीड़ होनी चाहिए, और जब भीड़ होती है तभी उससे रूप बनता है। किसका रूप बनता है? मेले का एक रूप बनता है। तो मेला क्या है? तो मेला आप बोलो के साथ, मेला समूह या समुदाय वाचक संज्ञा भी है, समूह या समुदाय वाचक संज्ञा भी है। देखिए अपनी बात को समझाने के लिए, अब एक व्यक्ति का वाचक नहीं है, उसके पूरे समूह या समुदाय का क्या है? वाचक है। जैसे कि यहाँ पे संसद शब्द आ गया, संसद में दे के नीचे हलन लगता है, ध्यान कर लेना। संसद शब्द, ठीक है, संसद, बताइए कि एक व्यक्ति से मिलकर संसद बनती है क्या? नहीं। संसद के अंदर सदस्य होते हैं क्या? एक सदस्य होता है क्या? एक सदस्य नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सीटें होती है, हमारे संसदीय क्षेत्र से एक संसदीय व्यक्ति चुना जाता है। तो संसद, भारतीय संसद व्यक्ति व संज्ञा, संसद जातिवाचक। लेकिन इससे भी मैंने समूह या समुदाय वाचक संज्ञा में क्यों रखा? क्योंकि आप सभी को पता है कि संसद तो है तो जातिवाचक, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति की वाचक नहीं होती है, ये इसके पूरे समूह या समुदाय की क्या होती है? वाचक होती है, ठीक है। 572 सदस्य टोटल है कुछ, उनमें से हम संसद में सांसद को क्या करते हैं? चुनते हैं। समिति जातिवाचक है, लेकिन क्या एक व्यक्ति समिति बनती है क्या? नहीं, एक व्यक्ति समिति नहीं बनती है। एक व्यक्ति खड़ा हो जाए समिति में कम से कम 12 से 15 सदस्य होने चाहिए। अब देखिए वो एक व्यक्ति की वाचक नहीं होगा, 12 से 15 जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का एक नामकरण किया जाएगा, एक वाचक के रूप में पहचान जाएंगे, ठीक है। जय अम्बे मां समिति व्यक्ति वाचक संज्ञा, समिति जाति व संज्ञा, जाति में भी कौन सा? समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। विधानमंडल, विधानसभा, सेना, देखिए सेना किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनती है। भारतीय सेना 12 लाख सेना है, 12 लाख लोगों से मिलकर के हमने एक नामकरण करा। बताइए कौन सा सेना? नाम से स्पष्ट है, ठीक है। जहां पर आपको एक व्यक्ति नजर नहीं आएगा, एक से अधिक व्यक्ति क्या आएंगे? नजर आएंगे। समूह, परिवार, बहुत सिंपल सी बात है, परिवार के एक व्यक्ति से मिलकर बनता है क्या? नहीं। परिवार में माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, ठीक है, चाचा चाची, कई रिश्ते हैं, इन सभी से मिलकर क्या बनता है? परिवार। मंडली, सभा एक व्यक्ति की नहीं होती। मेला, अभी मैंने बताया आपको। भीड़, ठीक है। भीड़ के बाद शब्द आया आपके सामने लोग। लोग शब्द भी क्या है? समूह या समुदाय। लोग एक व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है। भीड़, लोग। कक्षा, कक्षा कभी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनती है। जुलूस, जुलूस शब्द क्या है? जुलूस शब्द भी अपने आप में क्या है? बताइए, समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। जुलूस निकल रहा है तो जुलूस किसी एक व्यक्ति से मिलकर बनता है क्या? नहीं। जुलूस में तो भैया हजारों व्यक्ति होते तब बोलते हैं हाँ जुलूस निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं जुलूस कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और इसे हमने समूह या समुदाय वाचक में क्यों रखा? क्योंकि जुलूस शब्द एक व्यक्ति का वाचक नहीं होकर उसके पूरे समूह या समुदाय का क्या होता है? वाचक होता है। कई शब्द है, ढेरों शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक और शब्द लिख सकते हैं, झुंड। झुंड शब्द में भी बताइए क्या है? समूह या समुदाय को ये शब्द क्या कर रहा है? बतला रहा है, इंडिकेट कर रहा है। चलिए उदाहरण देखते हैं। सेना देश की क्या होती है? रक्षक होती है। बताइए सेना को हम किस में रखेंगे? सबसे पहले जाति में, जाति से भी किस में? बताइए समूह या समुदाय वाचक संज्ञा है। मैंने अभी भी आपको बताया था अगर दोनों आ जाए तो दोनों आते समय सबसे पहले हमें किस में रखना है? जाति में, ठीक है। दोनों आ जाए तो समूह में, अगर समूहवाचक नहीं हो तो फिर जाति में। देश क्या है? देश तो सीधा सीधा क्या है? जातिवाचक संज्ञा ही है, इसे तो हम रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देश होता है, ठीक है। बिना मनुष्य के भी देश बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कक्षा में 25 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बताइए कक्षा क्या है? कक्षा सबसे पहले क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसको किस में रखेंगे? समूह या समुदाय वाचक संज्ञा में।
25 शब्द विशेषण है, विद्यार्थी शब्द केवल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इस कारण मैंने इसके नीचे अंडरलाइन करा। मेले, मेले कौन सी है बताइए, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मेले कौन सी है, जातीय संज्ञा। जाति को किस में रखेंगे, समूह में। लोक शब्द क्या है, जाति, जातीय किस में रखेंगे बताइए, समूह में। इसी प्रकार भीड़ शब्द आ गया, भीड़ शब्द भी क्या है, जाति, और जाति को किस में रखेंगे, समूह के अंदर। ठीक है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हम चर्चा कर सकते हैं जाति व संज्ञा की। जाति व संज्ञा में उसके पूरे वर्ग या समुदाय का बोध होता है। दो भेद, द्रव्य और समूह। द्रव्य में अगर कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, नाप तोल माप वाली हो, या उस वस्तु का जिससे उसका निर्माण हुआ है, सारा का सारा किस में जाएगा, सारे के सारे शब्द जाएंगे आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसका दूसरा भेद हमने पढ़ा समूह या समुदायवाचक संज्ञा। अगर एक व्यक्ति का वाचक ना होकर उसके पूरे समूह या समुदाय के वाचक होंगे तो उसे आप किस में रखेंगे, समूह या समुदायवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। ठीक है, तो हम आगे इसको लेते हैं। विशेष बिंदु यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते समय आपके दिमाग में बात आई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में बदलाव करा था। उसी प्रकार यहाँ पर एक पॉइंट क्या है विशेष बिंदु में, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, जब कोई संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के पूरे वर्ग या समुदाय, यानी समुदाय से तात्पर्य क्या है, जाति, समुदाय से तात्पर्य क्या है, जाति का बोध न कराकर एक ही व्यक्ति विशेष का बोध कराए। देखिए वापस शब्द आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्यक्ति विशेष, उसके पूरे वर्ग या समुदाय का बोध नहीं हो रहा है, एक ही व्यक्ति विशेष का बोध कराए तो वह संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जातिवाचक से क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। पहला नंबर पॉइंट मैं इसे पहले कर देता हूं। इसके साथ साथ एक बात और डाल देते हैं हम कि जाति वाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। देखिए जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। इसका मतलब क्या कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो सदैव थी एक वचन, और जो भी बन जाए बहुवचन उसे आप डाल सकते हैं किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। क्योंकि भाववाचक संज्ञा जो अभी आप आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में, भाववाचक संज्ञा भी सदैव क्या होती है, एक वचन। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही है कि जातिवाचक संज्ञा एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। चलिए दोनों पॉइंट आते हैं, दोनों पॉइंटों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने उदाहरण है। पहला क्या लिखा है, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। जैसे शब्द आया पंडित, और आपसे कोई पूछे पंडित शब्द क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पंडित, और आपसे पूछता हूँ पंडित शब्द क्या है, तो पंडित शब्द यहाँ पर तो है जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल, पंडित शब्द यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कि पंडित शब्द से दिमाग के अंदर यहाँ पर कुछ बोध नहीं हो रहा, कोई बोध नहीं हो रहा कि पंडित शब्द किस व्यक्ति के लिए इंडिकेट किया गया। पंडित, जितनी भी पंडित है सही पंडितों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ठीक है, जितनी भी जातियां हैं सभी जातियों में उनका क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। कोई जाट है तो सभी जाटों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ठीक है, कोई गुजर है तो सभी गुजरों का बोध हो रहा है, कोई माली है सभी मालियों का बोध हो रहा है। पता नहीं चल रहा पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष है। लेकिन जब इस पंडित शब्द को मैंने किसके अंतर्गत प्रयुक्त किया, वाक्य में प्रयुक्त किया। अब वाक्य क्या कहता है,
पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। इस पूरी लाइन को, इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे वाक्य को पढ़ने पर हमें एहसास हुआ कि ये पंडित शब्द किसी एक व्यक्ति के विशेष को इंडिकेट करने का काम कर रहा है। और व्यक्ति कौन है? व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए, पंडित शाह नाम सुनते, हालांकि पंडित नाम सुनते ही जातीय संज्ञा, लेकिन जब इस पंडित शब्द का मैंने वाक्य में प्रयोग करा तो ये पंडित शब्द किसी समस्त पंडितों का बोध न कराकर एक व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है। व्यक्ति विशेष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरा का पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा आपको। शब्द देख करके आप उसको नहीं बता सकते हैं कि शब्द देख करके आपने बता दिया साहब ये तो जातिवाद, नहीं, पूरा का पूरा क्या पढ़ना पड़ेगा? वाक्य पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का क्या किया? गठन किया। नेताजी जैसे दिमाग में आया नेताजी, मैंने वापस लिखता हूं नेताजी। और यहाँ पे मैंने पूछा भाई नेताजी शब्द कौन सी संज्ञा है ना? मैंने यहाँ पे वापस पूछा कि नेताजी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आप क्या कहेंगे साहब? नेताजी तो जातिवाचक है। ठीक बात है, नेताजी तो कौन सी है? जातिवाचक है। क्या इसके अंदर नरेंद्र मोदी का बोध हो रहा है क्या? या मुलायम सिंह यादव का बोध हो रहा है ना? मुलायम सिंह यादव भी अपना नेताजी नेताजी कहलाते हैं, नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पूरा वाक्य पढ़ा, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, नेताजी इंडिकेट बाय द सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर पंडित जी कौन सी है? पंडित जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान कर लेना। ठीक है, अच्छा आपसे पूछे आजाद हिंद फौज, फौज के नीचे अंडरलाइन करता हूं। बताइए फौज शब्द कौन सी संज्ञा है? फौज शब्द है समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। जातीय संज्ञा में भी कौन सा भेद है? समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। और इस फौज के आगे मैं नाम कर दिया, बताइए कौन सा? आजाद हिंद फौज। आपसे पूछिए ये भी कौन सी है? तो ये भी कौन सी बन गई? बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि अब इस फौज का मैं क्या कर चुका हूँ? नामकरण कर चुका हूँ। बताइए गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। बताइए यहाँ पे हम किससे रखेंगे? इसे भी हम रखेंगे। बताइए किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आजादी के बाद सरदार ने बहुत अच्छा काम किया। सरदार, ये सरदार शब्द कौन संज्ञा है? क्या सभी सरदारों का बोध हो रहा है? नहीं, सभी सरदारों का बोध नहीं हो रहा है। 563 देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भाई आपको पता है आज़ादी के बाद 563 देशी रियासत थी, जिसमें हैदराबाद के निजाम थे, जूनागढ़ यहाँ पे अलग होने का अपना बना रहे थे मंतव्य। इन सब रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भाई दिस सरदार इंडिकेट बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए कौन संज्ञा है? ये है आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी कौन है? शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री। अभी 2 अक्टूबर को इनका क्या है? जन्म दिवस गया है। एक और लिख सकते हैं, गुप्त जी भारत के राष्ट्र कवि कहलाए। कई उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें समय जाया न करना है, अपनी बात को समझना है। ठीक है, गुप्त जी भारत के क्या कहलाए? राष्ट्र कवि कहलाए। फिर मैंने अंडरलाइन करा गुप्त जी के नीचे। बताइए गुप्त शब्द से क्या इंडिकेट है? ये गुप्त शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गुप्त शब्द से क्या समझते हैं? बोलो, किसके विषय में चर्चा हो रही है? क्या सभी गुप्तों का बोध हो रहा है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का बोध हो रहा है क्या? ये चंद्रगुप्त प्रथम का बोध हो रहा है? श्रीगुप्त का बोध हो रहा है? घटोत्कच का हो रहा है? नहीं, गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम आएगा? मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि हमारे भारत के राष्ट्र कवि कौन से थे? मैथिली शरण गुप्त। ये गुप्त जी, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन इंडिकेट करी गुप्त, इसका मतलब मैथिली शरण गुप्त। तो आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको मैं जातीय संज्ञा को बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ, और आपका दिन शुभ हो ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।